5 हेड्स हमने कौन से देखे थे? फर्स्ट देखा था हमने सैलरी, सेकंड हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स और पीजीबीपी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो आज करने वाले हैं पीजीबीपी, ठीक है। तो इसके सेक्शन जो है वो है 28 से लेके 44 डीबी तक सेक्शन जो है, ठीक है। तो पीजीबीपी सेक्शन 28 क्या कहता है? स्टार्टिंग से चार्जिंग सेक्शन है, ठीक है, कि हम जो है किस किस चीज को चार्जेबिलिटी बनती है अंडर सेक्शन 28, ठीक है। फर्स्ट है हमारा प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशंस कैरिड आउट एट एनी टाइम ड्यूरिंग द आरपीवाई। आरपीवाई क्या है? रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट कहता है प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ एनी बिजनेस। अगर हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं या हम प्रोफेशन कर रहे हैं, उससे जो प्रॉफिट हो रहा है या हम सर्विस फीस ले रहे हैं वो चार्जेबल होगी अंडर सेक्शन 28, ठीक है, जो कि प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन पीजीबीपी हेड के अंदर। सेकंड पॉइंट कहता है एक्सपोर्ट इंसेंटिव। एक्सपोर्ट इंसेंटिव क्या होते हैं? सपोज हमें कोई कैश असिस्टेंस मिला है, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई सब्सिडी मिली है, तो वो भी हमारी पीजीबीपी हेड के अंदर, क्योंकि हमें बिजनेस से रिलेटेड ही वो मिली है सब्सिडी, है ना, तो वो हम, हाँ, तो वो हम इसके वो टैक्सेबल रहेगी इस हेड के अंदर, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है? सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस। सपोज हमने इंपोर्ट का लाइसेंस ले रखा था, सो नो लॉन्गर वी नीड इट, है ना, हमें आज जरूरत नहीं है उसकी, तो हमने वो सेल कर दिया इंपोर्ट लाइसेंस जो था हमारा, ठीक है। तो उससे हमें जो प्रॉफिट होगा वो भी टैक्सेबल होगा इसी हेड के अंदर। नेक्स्ट है ड्यूटी ड्रॉबैक। मैम जो सरकार से मिलेगा वो चार्ज, वो पीजीबीपी के हाँ, टैक्सेबल होगा, वैसे ओवरऑल इनकम टैक्स में नहीं होगा ना? नहीं नहीं नहीं, एक ही नहीं, सैलरी के अंदर नहीं होगा वो। सैलरी के अंदर तो सैलरी जब एम्प्लॉयर दे रहे एम्प्लॉय को कोई भी बेनिफिट, कोई भी सैलरी, कोई भी कमीशन, तब वो आता है सैलरी के अंदर। बट जब हमारे बिजनेस से रिलेटेड हमें हमने इंपोर्ट क्यों लाइसेंस क्यों लिया होगा? क्योंकि हमारा बिजनेस है, वो कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है ना, तभी तो लिया होगा ना। तो उसको सेल करके जो भी हमें प्रॉफिट आएगा वो टैक्सेबल यही होगा। थर्ड था हमारा ड्यूटी ड्रॉबैक। ड्यूटी ड्रॉबैक क्या होता है? ड्यूटीज होती है रेंट, रेट्स, टैक्सीज एंड टैरिफ्स, है ना। ड्यूटी होती है टैरिफ्स, टैक्स एंड टैरिफ। तो अगर हमने क्या देखा था, आईटीसी जब हम क्लेम करते हैं, है ना, तो हमें वो फायदा जो होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो क्या होते हैं वो जीरो रेटेड होते हैं, है ना, एग्जाम्प्ट होते हैं। तो फिर भी बाई चांस हमने कोई दिया था एक्सपोर्ट पे कोई फीस, कोई ड्यूटी पे की थी, तो वो हमें वापस मिल जाएगी, जिसको कि आईटीसी की फॉर्म में हम वापस लेंगे, उसको बोलते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक। वो भी इसी हेड के अंदर चार्जेबल रहेगा। थर्ड पॉइंट है हमारा पर्क अराइजिंग फ्रॉम द बिजनेस प्रोफेशन, गिफ्ट्स रिसीव्ड बाय कस्टमर्स एंड क्लाइंट्स। तो परक्विजिट अगर हमें कोई मिला है, कोई पर्क मतलब कोई फैसिलिटी, कोई फायदा मिला है, कोई बेनिफिट मिला है हमारे किसी क्लाइंट से। सपोज आप सीएस हो, ठीक है, और आपने अपने क्लाइंट का कोई फायदा करवा दिया अपनी नॉलेज से, अपनी विजडम से। कोई रूल उनको नहीं पता था कि उनकी पेनल्टी जा रही थी लैक्स ऑफ रुपीज, जो कि आपने सेव कर लिया, तो उन्होंने एज अ कर्टसी आपको गिफ्ट दी एक कार, ठीक है। तो वो कार की जो वैल्यू है, क्यों मिली आपको? बिजनेस की वजह से ही मिली वो। उसकी वैल्यू को यहाँ हम टैक्सेबल अंडर पीजीबीपी हेड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एनी इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, बोनस रिसीव्ड बाय पार्टनर फ्रॉम द पार्टनरशिप फॉर्म। तो पार्टनर का हमने देखा था कि पार्टनर सैलरी बोलते हैं हम, बट वो सैलरी के हेड के अंदर नहीं आएगी, क्योंकि पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म का रिलेशन क्या है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का तो नहीं है, तो वो ओनर ही है पार्टनरशिप फर्म का। तो ओनर को अगर बिजनेस में से कोई भी प्रॉफिट्स आते हैं, तो वो किस हेड के अंदर हम चार्ज करते हैं? पीजीबीपी के। इसीलिए हमने पार्टनर को जो भी मिलेगा, चाहे वो इंटरेस्ट मिले, चाहे वो सैलरी मिले, चाहे वो कमीशन मिले, चाहे वो बोनस मिले, उसको कहाँ टैक्सेबल करेंगे? पीजीबीपी हेड के अंदर। पार्टनर को कुछ भी मिलता है तो, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ पॉइंट, नॉन कंपीटिंग फीस। नॉन कंपीटिंग फीस क्या होती है? कि सपोज सामने वाले ने आपको बोल दिया कि आप मेरे से compete मत करो, मेरे से वो जो है कंपटीशन मत करो, इस चीज को लेके मैं आपको 50 लाख दे रहा हूँ, आप ये प्रोडक्ट का कंपटीशन मेरे से मत करो, तो वो भी आपको बिजनेस से रिलेटेड ही पैसा आया है, जो कि यहीं पे टैक्सेबल होगा अंडर हेड पीजीबीपी। नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट,
कि नॉट शेयरिंग नो हाउ पेटेंट कॉपीराइट, कि अगर मैंने बोला है कि ये कॉपीराइट आप मुझे दे दो, कोई दे रहा है तो, कि आप ये किसी और से फॉर्मूला अपना शेयर मत करना, जैसे कोका कोला है ना, कि वो कैसे बनती है, वो शेयर थोड़ी करते हैं किसी से, है ना। तो वो पैसे अगर मुझे किसी ने दिए हैं कि ये शेयर मत करना, तो वो भी हमारा इसी हेड के अंडर चार्जेबल रहेगा। नेक्स्ट है एनी अमाउंट रिसीव्ड अंडर अ कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का हमने पहले भी देखा था, याद है? कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है? कीमैन क्या होता है एक बिजनेस का? कीमैन होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन बिजनेस के लिए। जैसे मुकेश अंबानी जी है, ठीक है, रिलायंस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन कौन है? मुकेश अंबानी जी। तो गॉड फॉरबिड अगर उनको कुछ हो जाता है ना, उनके लिए वो जो है कंपनी एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेके रखेगी, ठीक है। उसके तीन जो है ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, कि या तो उनको सपोज गॉड फॉरबिड उनको कुछ हो जाता है, ठीक है, तो वो जो अमाउंट है दो जनों को जा सकती है। फर्स्ट तो कंपनी को जा सकती है, सेकंड उनके वाइफ को जा सकती है ना। अगर कंपनी को जाती है वो अमाउंट, तो वो उनके पीजीबीपी हेड के अंडर टैक्सेबल होगी। सपोज उनकी वाइफ को जाती है तो फिर वो उनके लिए, उनकी वाइफ के लिए IFOS की इनकम हो जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। और अगर तो सही सलामत है, ठीक ठाक है वो, और उनकी जो पॉलिसी है उनके लाइफ टाइम में मैच्योर हो जाती है और उनको सारा काफ़ी ह्यूज अमाउंट मिलता है मुकेश अंबानी जी को खुद को, तो वो उनकी सैलरी के हेड के अंडर टैक्सेबल होगा। तो ये कहता है कि कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से अगर कंपनी को कुछ पैसा मिला है तो वो पीजीबीपी हेड के अंडर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अमाउंट रिसीव्ड इन कनेक्शन विद टर्मिनेटिंग मॉडिफिकेशन। हाँ, इनकम फ्रॉम स्पेक्यूलेटिव ट्रांजेक्शन। हाँ, तो अगर हमें इनकम आती है, कोई भी स्पेक्यूलेटिव ट्रांजेक्शन होती है, सपोज हमने कॉन्ट्रैक्ट किया परचेज सेल का, हमने एक्चुअल में जो सामान है वो डिलीवरी नहीं की है। सपोज मैंने बोला कि गोल्ड जो है ना, मैं 3 महीने बाद आपसे 50 लाख का लूंगी, ठीक है, तो हमने एक्चुअल डिलीवरी की बात नहीं की, हमने प्रॉफिट ही उसका सेट ऑफ करना है। तो 3 महीने बाद वो जो है हो गया सपोज 47 लाख का, वही वैल्यू जो थी 50 लाख की आज। तो एक जने को फायदा है, एक जने को नुकसान है उसका। तो जिसको फायदा हुआ है वो 3 लाख का, वो रेट बढ़ने से या कम होने से, उसके कहाँ वो ट्रांजेक्शन टैक्सेबल की जाएगी? पीजीबीपी हेड के अंडर। बट स्पेक्यूलेटिव ट्रांजेक्शन में ना 3-4 चीजें जो है वो नहीं आती, जैसे हेजिंग वगैरह है, शेयर मार्केट में हम F&O का जो डेरिवेटिव ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, है ना, उसमें जो हमें प्रॉफिट्स आते हैं वो हमारे नॉर्मल प्रॉफिट ही होते हैं, वो स्पेक्यूलेटिव प्रॉफिट नहीं होते हमारे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अमाउंट रिसीव्ड इन कनेक्शन विद द टर्मिनेशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ इन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर हमने कुछ चेंज किया है अपनी कॉन्ट्रैक्ट में, मॉडिफिकेशंस की है, उसके कारण हमें कोई फायदा हो रहा है। जैसे हमने एजेंसी की एग्जांपल ली थी, है ना, कि कंपनी जो बेचती है एक एजेंट पहले हायर करेगी, उसको देगी, फिर उसको एरिया डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि तुमने पुष्पांजलि में माल दे के आना है, तुमने जो है रोहिणी में जो गुड्स है वो सप्लाई करनी है। तो वो अगर वो उनका ना बेसिकली ना यूजुअली 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर वो 5 साल से पहले उसको हटा देते हैं, भी तेरे से नहीं काम हो रहा, तो उसको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। तो उसके किस हेड में आएगा? वो बिजनेस के कारण ही मिला ना उसको, क्योंकि मॉडिफिकेशन आया उनकी उसमें कॉन्ट्रैक्ट में, तो पीजीबीपी हेड के अंदर ही उसको टैक्सेबल किया जाएगा। नेक्स्ट आता है सेक्शन 29। सेक्शन 29 अभी हम नहीं करेंगे, बट मैं बता देती हूँ, इसमें कंप्यूटेशन है पीजीबीपी हेड का, कि जो इनकम अंडर पीजीबीपी हेड आएगी उसको कंप्यूट कैसे किया जाएगा, वो सारा फॉर्मेट है, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्शन 30 जो कि बिल्डिंग से रिलेटेड है। सेक्शन 30 ये हमने पढ़ा ऊपर कि पीजीबीपी के सेक्शंस जो है वो 28 to 44 डी है, काफी सारे सेक्शंस है, पर सबसे लंबा सेक्शन है इसका डेप्रिसिएशन का, जो कि सेक्शन 32 है, ठीक है। अभी हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 30 बिल्डिंग के रिलेटेड। तो बिल्डिंग के रिलेटेड क्या क्या हो सकते हैं? रेंट, रेट्स, टैक्सीज, इंश्योरेंस, है ना,
और रिपेयर्स वगैरह यही सब हो सकते हैं ना। तो वो कहता है कि रेंट, रेट्स, टैक्सेस, रिपेयर्स, इंश्योरेंस फॉर बिल्डिंग। बिल्डिंग अगर यूज कर रहा है, दो ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे कि या तो टेनेंट यूज कर रहे हैं या ओनर यूज कर रहे हैं, है ना। टेनेंट यूज कर रहे हैं तो वो क्या है, उसको रेंट का जो डिडक्शन है वो मिल जाएगा, करंट रिपेयर्स का मिल जाएगा, म्यूनिसिपल टैक्सेस अगर उसने कोई वाटर सीवेज वगैरह के पे की है वो मिल जाएगा, और इंश्योरेंस अगर करवाया वो मिल जाएगा। ओनर को क्या मिलेगा? करंट, हाँ, करंट रिपेयर्स मिलेंगी। तो मैं अभी बताती हूँ, करंट रिपेयर्स, टैक्सेस, इंश्योरेंस, और उसको रेंट तो नहीं मिलेगा ना ना। हाँ, क्योंकि वो तो उसने दिया ही नहीं हुआ, है ना। नोशनल रेंट जो है वो रिसीव नहीं कर सकता उसकी डिडक्शन। तो डेप्रिसिएशन उसको मिलेगा क्लेम करने को, ठीक है। करंट रिपेयर्स क्यों लिखा है यहाँ पे? करंट रिपेयर्स है हमारी रेवेन्यू नेचर की रिपेयर्स, जो डेली तोड़ फोड़ हो गई कुछ ना कुछ, है ना, उसके रिलेटेड। बट अगर आप कैपिटल स्ट्रक्चर ही चेंज कर रहे हो, बिल्डिंग का ह्यूज अमाउंट उसमें लगा रहे हो रेनोवेशन के नाम पे, तो उस पे आपको डेप्रिसिएशन मिलता है, रिपेयर का खर्चा नहीं मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 31, डिडक्शंस रिलेटेड टू प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर। सेक्शन 31 में, 30 में हमने क्या पढ़ा? बिल्डिंग के रिलेटेड। हाँ, 31 में है प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर के रिगार्डिंग आपको क्या डिडक्शन मिल सकती है? करंट रिपेयर्स रिलेटेड टू प्लांट एंड मशीनरी यूज्ड इन बिजनेस एंड इंश्योरेंस। तो प्लांट एंड मशीनरी की भी रिपेयर्स वगैरह अगर हो रही हैं, उसका इंश्योरेंस आपने करवाया हुआ है, आपने प्लांट एंड मशीनरी का, फर्नीचर का, तो उसकी डिडक्शन आपको मिल सकती है। बट अगर आपने रेंट वगैरह पे वो मशीनरी ली है तो यहाँ पे उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी, वो सेक्शन 37 में मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 32, डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग मैं अभी आपको 4-5 पॉइंट बताती हूँ, ठीक है। तो कब हम क्लेम कर सकते हैं डेप्रिसिएशन? फर्स्ट है, एसेट मस्ट बी ओन्ड बाय द असेसी, ठीक है। जो असेसी कौन है? जो टैक्स हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग द टैक्स टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, दैट पर्सन इज नोन एज असेसी, ठीक है। तो असेसी मस्ट बी द ओनर ऑफ दैट प्लांट एंड मशीनरी जिसके रिगार्डिंग हम डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हैं, होली और पार्टली। होली और पार्टली एक ट्रक है सपोज, ठीक है, ट्रक है, वो मैंने और आपने मिलके लिया हुआ है, ठीक है। 60% पैसा आपने डाला था, 40% मैंने डाला था, तो उसका डेप्रिसिएशन हमें अकॉर्डिंगली मिलेगा, मुझे 40% मिलेगा, आपको 60% मिलेगा, ठीक है। आगे है हमारा एसेट मस्ट बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, कि हम अपने बिजनेस में वो यूज कर रहे हो, अपने पर्सनल यूज के लिए अगर आपने लगा रखा है तो उसका डेप्रिसिएशन आप बिजनेस में नहीं ले सकते। थर्ड आता है आपका कि एसेट मस्ट बी यूज्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो वो एसेट आपने प्रीवियस ईयर यूज किया होना चाहिए, तभी आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा। ये नहीं कि पैक्ड पड़ा है, ला के रखा हुआ है, फिर उस पर डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये मैंडेटरी है असेसी के लिए कि वो डेप्रिसिएशन क्लेम करे, क्योंकि आईटीओ कहता है कि आप डेप्रिसिएशन क्लेम करो, ठीक है। डेप्रिसिएशन अलाउड है, वही बात कि हमें व्हेन वी जब हमारा एसेट पुट टू यूज है, ठीक है। पुट टू यूज मतलब हम यूज कर रहे हैं बिजनेस में, नॉट व्हेन इट्स रेडी टू यूज। ये नहीं कि वो तैयार है यूज के लिए, तब डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, ठीक है। मेथड्स कौन से हैं डेप्रिसिएशन का? जो डेप्रिसिएशन मिलता है राहुल, वो ब्लॉक वाइज मिलता है, अकाउंट्स की तरह यहाँ पे डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। अकाउंट्स में हम क्या करते हैं, प्लांट एंड मशीनरी पे 10% और फर्नीचर पे इतना, हाँ, वो वैसा हिसाब नहीं है। बट यहाँ पे क्या है कि अलग अलग मशीनरीज होती हैं, ठीक है। एक कंपनी में सपोज मशीनरी ए है, बी है, सी है, डी है ना, उसका एक ब्लॉक बना दिया जाएगा अगर वो सेम रेट रखती हैं, उनकी क्लास सेम होनी चाहिए। मतलब अगर हम प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर की बात करते हैं तो उसका एक ब्लॉक बना देंगे, है ना, कि ये 15% वाला ब्लॉक है, ये 20% वाला ब्लॉक है। तो वो हम रेट्स आगे डिस्कस करेंगे कि किस पे, बुक्स पे सपोज 40% लगता है ना, बिल्डिंग पे 10% लगता है, वो रेट्स हम डिस्कस करेंगे। तो रेट्स के अकॉर्डिंग एक डिब्बा बना दिया जाता है जिसमें वो सारे एसेट एक ही साथ डेप्रिसिएशन उनकी टोटल वैल्यू पे लगता है, इंडिविजुअली नहीं लगता है। ये एक हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे नदियां होती हैं, है ना, नदियां जब भी समुद्र में गिरती हैं, है ना, तो वो अपनी एग्जिस्टेंस खो देती है ना, अपनी पहचान खो देती हैं कि कौन सी नदी थी। हाँ हाँ, सेम केस यहाँ पे अप्लाई होता है कि एक ब्लॉक में आते ही एसेट अपनी
इंडिविजुअल आइडेंटिटी खो देती है ना, वो ब्लॉक बन जाती है, फिर ब्लॉक के अकॉर्डिंग लगेगा डेप्रिसिएशन, ठीक है। जो समुद्र में गिर गया तो समुद्री हो जाता है। हाँ, फिर ब्लॉक ही उसको कहलाएगा, ब्लॉक ही बनेगा, ठीक है। नॉर्मल जो डेप्रिसिएशन है वो WDV पे चार्ज किया जाता है, WDV मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू पे, ठीक है। SLM यहाँ पे यूज नहीं करते हम। दो केसेस में SLM जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलाउ करता है, या तो आप मैन्युफैक्चरिंग में हो या आप पावर जनरेशन का काम कर रहे हो, तभी आपको SLM अलाउड होगा, अदरवाइज आपको WDV पे ही जो है डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। एक मिलता है एडिशनल डेप्रिसिएशन, नॉर्मल डेप्रिसिएशन के साथ साथ एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको तब मिलेगा जब आप मैन्युफैक्चरिंग में हो या पावर जनरेशन में हो, तब आपको मिलेगा। और न्यू प्लांट एंड मशीनरी पे मिलेगा, ओल्ड पे या सेकंड हैंड पे तब नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ग्रुपिंग करते हैं एसेट्स की हम, जैसे कि मैंने बोला ब्लॉक बनाते हैं, तो उसके लिए हमारा एसेट की क्लास सेम होनी चाहिए, या तो बिल्डिंग 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 है, ठीक है, उसका अलग ब्लॉक, या वो प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर है उनका अलग ब्लॉक, है ना, या वो बुक्स वगैरह है उनका अलग ब्लॉक। तो ऐसे ब्लॉक्स बनाएंगे हम, ठीक है।